बच्चों आज हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। इससे पहले हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की Q यानी कि Q क्या चीज है, हर क्या हो, शून्य के बराबर ना हो, क्योंकि हम किसी भी संख्या में शून्य से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो भी संख्याएं P/Q के रूप में होंगी, शर्त है हर Q शून्य ना हो, वे सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं P/Q के रूप में जिनको हम लिख सकें, और शर्त यह है कि Q 0 के बराबर ना हो। मतलब हर Q क्या चीज है, हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0 है माना, तो इसका मान हम नहीं बता सकते हैं गणित में। शून्य का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, समझ रहे हो बात। तो इसलिए हमने देखा कि जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं, वे सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम उनको बट्टे 1 करके लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भिन्न के रूप में होती हैं, जैसे 3/5 है या ऋण 2/3 है, तो यह सब भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आता है परिमेय संख्याओं के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो गुण धर्म का मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्याएं क्या हैं, कुछ नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, तो वही क्या कहलाते हैं, गुण धर्म कहलाते हैं। तो वो नियम क्या क्या हैं, बहुत नियम है। देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो है संवृत नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको। ठीक है, दूसरा नियम है क्रम विनिमेयता गुणधर्म, क्रम विनिमेयता गुणधर्म, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। फिर तीसरा नियम है साहचर्यता गुणधर्म, इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। और उसके बाद चौथा है वितरण नियम, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके अलावा क्या होते हैं बच्चों, हमारे तत्समक होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज और प्रतिलोम, इनवर्स या रेसिप्रोकल जिनको बोला जाता है, प्रतिलोम, व्युत्क्रम। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्याओं की गुणधर्म हैं। तो आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो उसके बाद कौन से आते हैं बच्चों, योज्य तत्समक। ठीक है, अगला गुणधर्म है योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स जिसको बोला जाता है, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये गुण धर्म हैं किनके, परिमेय संख्याओं के। अब हम सबसे पहला वाला गुण धर्म पर जाएंगे। जो पहला गुण धर्म है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, संवृत गुण धर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, देखिए, यह गुण बताता है कि क्या दो परिमेय संख्याओं पर क्रिया करने पर, क्रिया का मतलब क्या चीज करनी है, कौन सी क्रिया करते हैं हम, दो परिमेय संख्याओं पर क्रिया कौन सी होती है बच्चों, जोड़ने की होती है, घटाने की होती है, या गुणा की होती है, या भाग की होती है। तो गणित में हम यही चीज सीखते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो क्रिया से मतलब क्या है, ये ऑपरेशन जिनको बोला जाता है संक्रिया। ठीक है, संक्रियाएं करने पर प्राप्त परिणाम भी एक परिमेय संख्या ही है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। यह गुण क्या बताता है कि क्या दो परिमेय संख्याओं पर क्रिया करने पर, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, तो जो हमको परिणाम मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, क्या वो भी परिमेय संख्या ही होगा या नहीं होगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पर देखिए, यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं, तो योग के लिए देखो, योग माने प्लस के लिए, मेरे पास a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तो मैंने क्या किया, उनको पहले जोड़ा, क्योंकि गणित में सबसे पहला क्या है, जोड़ है ना, यहाँ पर प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना। तो यदि मैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ता हूं, तो जो उनका योगफल मुझे मिलेगा, दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात।
तो कहने का मतलब क्या है, यदि मेरे पास एक परिमेय संख्या है 3/7, एक परिमेय संख्या है 4/7, यदि मैं इनको जोड़ूं, ठीक है, एक परिमेय संख्या यह है, दूसरी परिमेय संख्या यह है, यदि मैं इनको जोड़ूं तो जो मेरा उत्तर आएगा 4 और 3 7, 7/7, तो ये भी परिमेय था, ये भी परिमेय था, इसका जो उत्तर है वो भी क्या मिलेगा मुझे, एक परिमेय ही मिलेगा। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि योग की संक्रिया के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत होती हैं। समझ में आ रही बात? तो a + b भी क्या होगा, परिमेय होगा, a - b भी परिमेय होगा। यदि मैं इनको घटाऊं तो भी मुझे परिमेय संख्या ही मिलेगा। समझ में आ रही बात? चाहे आप इसमें से इसको घटाओ, चाहे इसमें से इसको घटाओ। यदि मैं 3/7 में से ऋण 4/7 घटाऊंगा तो मेरा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ऋण 1/7। समझ में आ रही बात? तो ऋण 1/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। तो हम क्या कहेंगे कि घटाने को बोलते हैं बच्चों व्यवकलन। घटाने के लिए एक दूसरा शब्द क्या है, व्यवकलन। तो व्यवकलन की संक्रिया दो परिमेय संख्याओं का अंतर माने घटाना, क्या होता है, हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। समझ लो बात? यदि कोई भी दो परिमेय संख्याएं लो आप और उनको घटाओ तो जो आपको परिणाम मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, घटाने की संक्रिया के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत होती हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी संक्रिया क्या है, गुणा। ठीक है, तीसरी संक्रिया क्या है, गुणा, गुणन। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। कोई भी दो परिमेय संख्याएं लेंगे आप, यदि मैंने यही परिमेय संख्याएं लूं 3/7 और एक दूसरी परिमेय संख्या 4/7, यदि मैं इनको गुणा करूं, ठीक है, तो जो मेरे को परिणाम मिलेगा कितना मिलेगा, 3 × 12/7 49। तो ये भी मुझे क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। समझ में आ रही बात? तो हम क्या बोलेंगे कि a × b भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी, यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं तो। सर एक सेकंड ना, ये जिज्ञासा कहां है आपको जल्दी आप। अब देखिए भाग की संक्रिया के लिए क्या होता है, भाग के लिए यह हमेशा सत्य नहीं है। देख लो, जोड़ के लिए संवृत नियम का पालन करती हैं परिमेय संख्याएं, घटाने के लिए भी करती हैं, गुणा के लिए भी करती हैं, लेकिन भाग के लिए हमेशा सत्य नहीं है। कब सत्य नहीं है, देखो, यदि मैंने अभी बताया ना आपको, परिमेय संख्याओं की परिभाषा बताई हमने, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शर्त क्या है, हर Q नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। यदि मैं 3 क्या है, मेरी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, 3/1 लिख सकता हूं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं 0 को क्या लिख सकता हूं, 0/1 लिख सकता हूं। P/Q के रूप में लिख सकता हूं इनको मैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं 3 का भाग 0 का भाग 3 में दूं तो निकलेगा क्या, ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये कोई संख्या ही नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्योंकि मैं 3 में 0 का भाग दे ही नहीं सकता हूं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? इसलिए कहा गया है भाग के लिए यह हमेशा सत्य नहीं है। a/b केवल तभी परिमेय होगा यदि b किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर। यदि 0 के बराबर है तो फिर वो परिमेय नहीं होगा। अर्थात भाग की संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं संवृत नहीं हैं, ये बोलेंगे आप। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं किन संक्रियाओं के लिए संवृत हैं? जोड़ के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए। ठीक है, 3 के लिए हैं लेकिन चौथे के लिए नहीं है। चौथे के लिए तभी होंगी जबकि हर किसके बराबर न हो, 0 के बराबर न हो। a/b भी परिमेय होगी जब b 0 के बराबर न हो। ठीक है, लेकिन यह शर्त, एक कंडीशन आ गई ना यहां पर, तो कंडीशन आ गई है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि भाग की संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं संवृत
नहीं हैं, क्योंकि एक शर्त ऐसी है जहां पर हमको 0 से भाग यदि देना है तो उस केस में जो हमको उत्तर मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गई बात?
अब देखिए, ये टेबल बनी है आपके बुक में। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। हमें देखना है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन किन किन संक्रियाओं के लिए करते हैं। तो हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो किनके लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं? कौन कौन सी संक्रिया के लिए? योग और गुणन के लिए। तो योग के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए, भाग के लिए नहीं। ठीक है। ऐसी पूर्णांक भी योग के लिए हाँ। यदि दो पूर्णांक हैं, ठीक है, तो उनको आप जोड़ोगे तो उससे क्रम से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यवकलन के लिए नहीं होगा, क्रम विनिमय नियम की बात जहां होगी तो। ठीक है। गुणन के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं। ए भागा बी बराबर बी भागा ए नहीं होता कहीं। समझ में आ रही बात? ऐसी पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होंगी? 0 से। तो योग के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं। ठीक है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है। तो इसमें योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन हाँ हाँ, ठीक है, योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। ठीक। यानी कि आपका ए धन बी किसके बराबर होगा? बी धन ए के बराबर होगा। व्यवकलन के लिए नहीं, यानी कि ए ऋण बी जरूरी नहीं है कि बी ऋण ए के बराबर हो। समझ में आ रही बात? गुणा के लिए हाँ, ए गुणा बी हमेशा बी गुणा ए के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? भाग के लिए नहीं, ए भागा बी बराबर नहीं होता है किसके? बी भागा ए के लिए। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम ये टेबल को फिल करेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद अब हम सीखेंगे नया जो नियम है उसको बोला जाता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक। इसके बाद आता है बच्चों साहचर्यता गुणधर्म। क्या बोलते हैं? साहचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्या बोला जाता है इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस यहां पर हम क्या लेते हैं? यहां पर जैसे हमने क्रम विनिमय नियम में 2 संख्याएं ली, यहां पर हम 3 संख्याएं लेंगे। समझ में आ रही बात? 3 संख्याएं लेंगे, 3 परिमेय संख्याएं। यदि मेरे पास ए, बी और 3 सी 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो यहां पर हमने क्या करना है बच्चों? देखिए जरा सा, यह 3 या अधिक संख्याओं के समूह बनाने के तरीके से संबंधित है। ठीक है। 3 संख्याओं, 2 या 2 से अधिक के। ठीक है। 3 बोलेंगे आप, 3 संख्याएं लेनी है इसमें। ठीक है। 2 से अधिक मतलब 3 संख्याएं लेनी है। तो एक संख्या मेरी क्या है माना? ए है। दूसरी संख्या मेरी क्या है? बी है। तीसरी संख्या मैंने परिमेय संख्या क्या ले ली? सी ले ली। तो यहां पर क्या बनाने हैं? ग्रुप बनाने हैं, उनके जोड़े, समूह बना के। पहले मैं क्या करूंगा? ए धन बी, इसको एक साथ लूंगा। देखो समूह बनाया माने इसको मैं ब्रैकेट में ले लिया। ए धन बी निकालूंगा, फिर उसमें क्या जोड़ूंगा? सी जोड़ूंगा। ठीक है। तो ये किसके बराबर आता है बच्चों हमारा? फिर बी धन सी का ग्रुप बनाऊंगा। समझ में आ रही बात? और धन ए धन बी धन सी। आगे बात समझ में? पहले ए और बी का बनाना है। ये किसके बराबर होना चाहिए? बी और सी के बराबर। ए धन बी धन सी होता नहीं होता है, ये चेक करेंगे आप। ठीक है।
कोई भी मैं 3 परिमेय संख्याएं लेता हूं, मैंने माना 3 परिमेय संख्याएं ली, a बराबर लिया मैंने 1/2, b बराबर लिया मैंने 3/2, ऐसी सरल से लेता हूं मैं, ठीक है, और c बराबर लिया मैंने 5/2। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब मैं क्या निकालूंगा, a धन b धन c, ठीक है। तो a धन b धन c निकालते हैं तो ये कितना आता है जरा देखेंगे। अभी इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक, तो a धन b धन c यानी कि a 1/2 धन 3/2 धन c माने 5/2। तो मतलब इसमें मैंने पहले 1/2 और 3/2 का समूह बना लिया, ठीक है, इनको एक साथ ले लिया, मतलब जोड़ा बना, इनके एक साथ ले लिया और इसको अलग रखा, यानी कि अब मैं पहले इनको जोड़ूंगा, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4/2, 3 धन 1 4, 4/2 धन 5/2। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 धन 5, 9/2 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, अब मैं निकालता हूं a को अलग लेंगे, b और b धन c निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये कितना होता है चेक करेंगे। a का मान कितना है, 1/2 धन b धन c 3/2 धन 5/2, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर लिख देता हूं, आप समझ लीजिए इसको, मेन तो समझना है। 1/2 धन 3/2 धन 5/2 कितना हो जाएगा, 8/2, ठीक है। 1/2 धन 8/2 कितना हो गया, 9/2। देखो ये इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि योग की संक्रिया परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है, इसीलिए लागू होता है लिखा है इसने। लागू होता है का मतलब योग की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम लागू होता है परिमेय संख्याओं के लिए। ऐसी गुणा के लिए चेक करेंगे, ठीक है, गुणा के लिए चेक करते हैं। देखिए यहां पर यदि मैं क्या निकालूं, देखिए पहले किसका जोड़ा देंगे हम, a और b के, सॉरी यहां पर संक्रिया क्या है मेरी, गुणा है, a गुणा b फिर गुणा c, इसको निकालते हैं। पहले a और b के जोड़े लिए, ठीक है, फिर उसको c से गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए यदि मैं इनके मान रखूं, यहां पर a का मान कहने क्या लिया है, 1/2 गुणा b का मान कितना लिया है, 3/2। इसको किससे गुणा करेंगे, 5/2 से। तो कितना आता है देखिए, 1/3 3/2 दूनी गुणा 5/2, 5 को 3 से गुणा करेंगे, पातिया बट्टे 4 दूनी 8, तो ये 15/8 आ गया, ठीक है, समझ आ गई बात। अब क्या करेंगे, अब हम a को अलग रखेंगे और b और c को एक समूह बनाएंगे। b और किसका समूह बनाएंगे, b और c का, ये ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये कितना आ जाएगा, a का मान कितना है, 1/2 गुणा b का मान 3/2 गुणा c का मान 5/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 गुणा 3×5 15, 15/15 कितना हो गया, 4। अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से। अब फिर अंश को अंश से 15 कम, 15/2 चको 8। देखो ये बराबर आए नहीं आए, वो भी 15/8 आया, ये भी 15/8 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे,
गुणन की संक्रिया, ठीक है। परिमेय संख्याओं पर गुणन की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है, ठीक है। समझ आ गई नहीं आई बात? लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि व्यवकलन और भाग की संक्रिया जो है ना, यह साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। तो सीधे सीधे बात, जोड़ और गुणा साहचर्य होते हैं, ठीक है, जबकि घटाना और भाग साहचर्य नहीं होते। इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए जरा सा, कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा। तो यदि मैं क्या निकालूं बच्चों, ए ऋण बी ऋण सी निकालता हूं, मैंने ऋण की संक्रिया लगाई यहां पर, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 ऋण 3/2, ठीक है। इसको लिखूंगा ऋण सी की वैल्यू 5/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 ऋण 3/2 कितना हो गया, ऋण 2/2, 1 ऋण 3 कितना हुआ, ऋण 2, ऋण 5/2। अब दोनों के चिन्ह समान है ना, तो जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, ऋण 5 और 2 7, 7/2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब हम क्या करें, ए ऋण बी ऋण सी करें, ये ठीक है। ऋण की संक्रिया का मतलब मेरे को अब किनका जोड़ा लेना है, ए ऋण बी ऋण सी, इनका जोड़ा लेना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखिए जरा सा, ए कितना है, 1/2 ऋण बी ऋण सी, बी कितना है 3/2 और सी कितना है 5/2। ये बराबर आते हैं नहीं आते हैं, ये चेक करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 ऋण 3 ऋण 5 कितना हुआ, ऋण 2, 3 ऋण 5 कितना हुआ, ऋण 2/2, ठीक है। समझ आ गई बात? अब इनके हर समान है ना, 1 ऋण 2 कितना हुआ, 1 ऋण 2 ऋण 1, 1 ऋण 2 कितना हुआ, ऋण 1/2। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। समझ आ गई नहीं आई बात? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि व्यवकलन की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार हम भाग के लिए भी चेक कर सकते हैं कि भाग की संक्रिया क्रम विनिमय साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। समझ आ गई बात? देखिए क्या है साहचर्य नियम, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं, हाँ। व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं। पूर्णांक, ऐसी पूर्णांक भी होंगे, ठीक है। पूर्णांक माने जिसमें ऋण संख्याएं भी होंगी आपकी 0 1 2 इस प्रकार से, इधर को ऋण 1 ऋण 2 इस प्रकार से, ठीक है। तो पूर्णांक भी क्या होंगे, योग के लिए साहचर्य नियम का पालन करेंगे, हाँ। व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए, भाग के लिए नहीं, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में? पूर्ण संख्याएं
जो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3। योग के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणा के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं। ऐसी प्राकृत संख्याएं योग के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए और भाग के लिए नहीं, भाग के लिए नहीं। तो हमने देखा कि साहचर्य नियम में हम कितनी संख्याएं लेते हैं? 3, ठीक है, ए बी और सी। जैसे क्रम विनिमय के लिए कितने लेते हैं? केवल 2 लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों? समूह बनाते हैं, ठीक है, पहले इन दोनों का समूह, ठीक है, तो वो किसके बराबर आता है मेरा? ए धन बी और सी का समूह। ये समझ में आ गई नहीं आई बात? तो ये आपको याद रखना है कि साहचर्य नियम यह होता है, ए धन बी का एक समूह पहले, धन सी बराबर ए धन बी और सी का समूह। समूह का मतलब उसको किस में रखना है हमको? कोष्टक के अंदर। ऐसे ही गुणा के लिए होगा। गुणा के लिए क्या बन जाएगा? ए गुणा बी, इसका समूह एक साथ, गुणा सी बराबर ए गुणा बी और सी का समूह, बी गुणा सी, यानी कि बी और सी को पहले गुणा करेंगे हम, ठीक है। बाकी घटाने के लिए और भाग के लिए जो परिमेय संख्याएं होंगी वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आ गई भी इतनी बात? इसके बाद जो अगला गुण धर्म है बच्चों, उसका नाम क्या है? वितरकता, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहला है योग पर, ठीक है, और दूसरा है व्यवकलन पर। तो देखिए यहां पर योग पर का मतलब क्या है कि यदि मेरे यहां पर भी 3 लेने हैं आपको, ए बी और सी, मैंने 3 परिमेय संख्याएं ली, तो मेरा ए गुणा, देखो ये जरा, ए गुणा, यहां पर बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है, बी धन सी, इसको बोलते हैं योग पर गुणन की वितरकता, ठीक है। योग पर देखो, ये योग है ना, यहां पर क्या है? दोनों चिन्ह है, देखो ये, यहां योग है, यहां पर क्या है? गुणा। योग पर गुणन की वितरकता, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? देखो जरा सा है, यदि ए गुणा बी धन सी है तो ये क्या बन जाता है? ए गुणा बी धन, ए को बी से गुणा करना है, फिर ए को सी से गुणा करना है, ए गुणा सी। ये बात आ गई समझ में? इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए ब्रैकेट के अंदर बी धन सी बराबर ए बी धन ए सी। ए बी का मतलब ए गुणा बी है और ए सी का मतलब क्या है? ए गुणा सी है। यह तो है योग पर गुणन की वितरकता, और यहां पर व्यवकलन पर भी गुणन की वितरकता होती है बच्चों, ठीक है। यदि मेरे पास ए गुणा बी ऋण सी है, क्या है? ए गुणा बी ऋण सी, वितरकता माने बढ़ जाना। ये ए जो है ना, इन दोनों में बढ़ रहा है, देखो ये ए बी के साथ भी बढ़ गया और ए कहां भी चले गया? सी के साथ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो ए गुणा बी धन सी बराबर ए बी धन ए सी, इसको क्या बोलते हैं? वितरकता नियम बोलते हैं। ऐसे ही ए गुणा बी ऋण सी बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणा बी ऋण ए गुणा सी। समझ में आ रही बात? एक बार ए बी से गुणा होगा, ठीक है, ऋण का चिन्ह है तो ऋण आ जाएगा, फिर ए किससे गुणा हो जाएगा? सी के साथ। देखो बहुत सरल सा है, कोई कठिन नहीं है। तब इसको हम क्या लिखते हैं फिर? ए गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं यहां पर, ठीक है, लेकिन गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। कभी भी ए ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर गुणा का चिन्ह है, ये ध्यान रखना है। ए गुणा बी ऋण सी, इसको गुणा ही पढ़ते हैं, समझ रहे हो बात? गुणा का चिन्ह लगा है नहीं, लेकिन यह समझना है जो मैंने आपको ऐसे बताया।
ए गुणा बी ऋण सी बराबर, ए गुणा बी को क्या बोलते हैं फिर, ए बी। समझ में आ रही बात, कहीं भी ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है गणित में, ए गुणा बी है वो, ठीक है। ऋण ए सी लिखा है तो क्या है इसका मतलब, ए गुणा सी है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन करके इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है, इसमें वितरकता का नियम लगा के हम इसका मान निकालेंगे। इस क्वेश्चन में वितरकता का नियम लगा के इसका मान निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हमने देखा कि ए गुणा बी धन सी बराबर क्या हो जाता है, ए गुणा बी धन ए गुणा सी। ये वितरकता का नियम है, योग पर गुणन की वितरकता, ठीक है। तो इसी को लगाएंगे यहां पर, एक ही जगह पर कितना है, ए बराबर तुलना करने पर, यदि आप तुलना करेंगे, तुलना करने पर एक ही जगह पर कितना है, 3/5। देखो फिर गुणा का चिन्ह आ रहा है, फिर बी धन सी है तो बी की जगह पर कितना है, 35/24, और सी की जगह पर कितना है, 10/1। तो पहले यह तुलना करनी आपको आनी चाहिए। यह बात आ गई समझ में सबके। ए की जगह पर 3/5 है, बी की जगह पर 35/24 है, तो बी बराबर 35/24 हो गया, और सी की जगह पर कितना है, 10/1 है। तो अब हम इसको इसमें रख देंगे, समझ में आ रही बात, यहां पर रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/5 गुणा 35/24 धन 10/1 बराबर, देखो ये ए गुणा बी हो जाता है, तो ए कितना है, 3/5 गुणा बी 35/24 धन ए गुणा सी हो जाता है। ए कितना है, 3/5, और सी कितना है, 10/1। आगे बात समझ में, इसमें रख दिया हमने ए और बी के मान, ए बी सी के मान रख दिए, जो ये गुण धर्म है ये वाले में, ठीक है। समझ आ गई बात। अब हम इनको गुणा कर देंगे, और जहां कट रहा है तो काट भी सकते हैं आप। देखो 3 से 24 कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 5 से 35 कट रहा है, 5 सत्ते 35, तो ये कितना हो गया, 7/8, कितना हो गया, यहाँ 1 बचा ना, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, धन यहाँ 5 कम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6/1। समझ में आ रही बात। अब ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ 8 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 8, 8 का भागा 8 में एक बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 1 का भागा 8 में 8 बार, 8 को 6 से गुणा करेंगे 8 छक 48, 48 में 7 जोड़ेंगे 55, कितना आएगा, 55/8। तो यह उत्तर हो गया इसका। देखा हमने किस प्रकार से ये जो वितरकता नियम है इसका उपयोग करके हम इसका मान निकाले हमने, ठीक है। समझ आ गई बात, इसको नोट करेंगे।